बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। सब पता तुम लोगों को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कब बनाते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। किससे? लिगेंड से। देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कब बनाते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लिगेंड से। लिगेंड्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये मेटल डी ब्लॉक का होता है, हमने वहाँ भी लिखवाया था आपको कि मोस्टली डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। लेविस का एसिड बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ देखो, समझो पहले, बाद में लिख लेना। अगर आप समझ लोगे तो आपको अपने आप कर दोगे इसका आंसर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग बाय लिगेंड्स। ये तो हो गया बनाते हैं, लेकिन अब प्रश्न है क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, इनके पास कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी? खूब जगह खाली पड़ी रहती थी तो वहीं पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन आके क्या करते थे? देते थे। तो इनके पास डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल हो इसे का होत, भला ही माँ घर बड़ो है लेकिन उसमें कोई आए भी तो इसके पास बड़ा डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन बड़ा डी ऑर्बिटल होने के साथ लिगेंड्स इसको इलेक्ट्रॉन दे भी तो इलेक्ट्रॉन देते हैं लिगेंड्स इसे, खुशी खुशी देते हैं। उसका रीजन ये है कि इनकी साइज अगर हम एस ब्लॉक से कंपेयर करें तो छोटी है, और छोटी होती भी जा रही है, और यहाँ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है। तो साइज छोटी हो रही है, और साइज छोटी होने के साथ साथ चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दोनों ही चीज किस चीज के लिए आपकी फेवरेबल कंडीशन अप्लाई कर रही है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। लो खत्म हो गया, लिख लो अपने मन से आपका है। नहीं, इतने ही के अलावा और कहूँ कछु मिल जाए तो फिर से लिख लो। का है कि बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसे बनाते कैसे? डी ऑर्बिटल है, साइज छोटी है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। खत्म। ऐसी टीनी टीनी प्रॉपर्टी जानी खूब आ रही है, 2-2 नंबर, 2.5 नंबर, 3-3 नंबर, 1.5 नंबर में। चलिए लिखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द, देखो बच्चों लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट हमारा पकड़ना। मोस्ट ऑफ द D block एलिमेंट्स, आप चाहो तो ब्रैकेट में TE लिख सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अधिकतर बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो ये है आयरन, फिर निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मरकरी, सिल्वर, क्रोमियम, सिल्वर, निकिल, कोबाल्ट, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, टाइटेनियम, इरिडियम, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, प्लेटिनम, डी भरे पड़े मोस्टली। अच्छा, एफ ब्लॉक भी बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास तो और बड़ा ऑर्बिटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा डी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स most of the D block elements form complex compounds किससे? इलेक्ट्रॉन लेके लिगेंड से। by gaining जो आपको लिखना हो, by accepting
इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े, आपको पता है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेटिंग बाय, डोनेट कौन करता है? डोनेटिंग बाय लिगेंड्स, डोनेटिंग बाय लिगेंड्स, ठीक भाई लिगेंड। अब क्या करने का लैंग्वेज आ जाए, तो पहले से पता आपको, तो आप पहले से पता है आपको ये बात। तो अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करके जो लिगेंड्स के द्वारा दिए गए हैं। चलो डालो, रीजन्स क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स? रीजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तुरंत लिखते लिखते याद, हमारी यहाँ पर चौंक रुकी और वहाँ हमने पूछा रीजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, और रीजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपनी भाषा बिल्कुल। रीजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रीजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आप रीजन्स वैसे भी लिख सकते हो। पहले पास इनके पास अच्छे सारे कमरे हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अपन ने देखा था ना, तो वो अंदर वालों डी खाली तो D2sp3, बाहर वालों डी खाली तो sp3d2, sp3 dsp2, तो डी है इनके पास। प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल वेकेंट पड़े इनके पास। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और जी के पास नहीं पड़े तो वो बना लेंगे, जी के पास पड़े वो बना लेंगे। डी ऑर्बिटल है बच्चों इनके पास, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल होने से कहो कमरा है तो क्या भाव आव भी तो चाहिए कोई को, तो आवे के लाने अट्रैक्शन है उन्हें, साइज होनी चाहिए छोटी, तो है ना स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, साइज भी छोटी कर ली इसने। और न्यूक्लियर चार्ज भी लगातार बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों कैसे निकाला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज निकालते समय साइज का और चार्ज का रेशियो देखा जाता है। अच्छा, जितनी छोटी साइज और जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा क्या आएगा न्यूक्लियर चार्ज। हम आपसे कहें एक एलिमेंट है, उसकी साइज बड़ी है और उसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा एलिमेंट छोटा है उस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताओ किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा? इसका। एक तो छोटा भी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी कम है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका होता है चार्ज और साइज और चार्ज का रेशियो, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज में आप ब्रैकेट में लिख लो साइज अपॉन चार्ज। नहीं लिखना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसे निकाला जाता है न्यूक्लियर चार्ज, साइज अपॉन चार्ज। और मान लो ये सब चीज़ें भी हो गई, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा है कि उसने कसम खा रखी हम 2 ही से दोस्ती कर भी, उससे ज़्यादा ना कर भी, हम 3 ही से दोस्ती कर भी। फिर बड़े बड़े कैसे बना है, कभी Fe6 लिगेंड से जुड़ रहा, कभी 4 लिगेंड से जुड़ रहा Fe, कभी 3 लिगेंड से जुड़ रहा, कभी 5 लिगेंड से जुड़ रहा FeCO5, है ना, 5 लिगेंड से। तो अगर मोह फैला ले तो फिर कैसे काम चले? कैसे मोह फैला ले तो ना चले काम।
तो मोनिफिलाज ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके कहाँ तक सकते हैं, +8। अब +1 से +8 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगी ना जब इससे कोई बॉन्ड अटैच होगा। जैसे हमने लिखा है FeCl2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का है +2। हमने लिखा FeCl3, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है, +3। तो देखो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन आएगी स्टेट उतना ज़्यादा ये जोड़ लेगा, है ना। तो ये अच्छे हैं। मैग्नीज की +7 और सबसे ज़्यादा ओस्मियम की होती है +8। चलिए चलो देखो अगला लिखो, 4th लिखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक, +1 से लेके +8 तक जा सकते हैं, +1 to +8। चलो जल्दी सब लोग 4-4, 5-5, 6-6 कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लिखो और हाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना क्या है? बताया ना हमने कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही, +2 आ रही, +3 आ रही, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उतनी ज़्यादा तो सामने वाले को लिंक कर रहा है। अब वो 6-6 लिंक कर रहा, 7-7 लिंक कर रहा, सीधी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट ला रहा है। हाँ करता है, लेकिन हर चीज़ से एक चीज़ नहीं है, ऑस्मियम के बाद पहले ही +8 है, लेकिन उसका फिर ऑर्बिटल तो खाली होनी चाहिए ना। तो जो बनाता है जो चीज़ें हैं आपकी, तो हमने बता दिया कि +8 तक कर सकते हैं। चलो जल्दी 5-5, 6-6 अपने मन से कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लिखो। खत्म हो गया टॉपिक, एग्जाम्पल लिखो जल्दी से कॉम्प्लेक्स के 5-6 चाहिए। कोई बताएगा नहीं, अपने अपने लिखो, सब लिखो। हम नहीं लिखवा रहे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने एंड कर दिया। लिखो सब लोग 5-5, 6-6 कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल अपने मन से। वैसे तो 1-2 भी पर्याप्त है, लेकिन हम आपसे लिखवा रहे हैं, देखें कितना याद है। हम गारंटी दे रहे हैं एक तो सभी कोई पकड़े, K4 Fe6। और उसके नीचे कहो कोई K3 Fe6 भी पकड़े, और कछु और दिमागदार कहो K निकाल दे 4K पॉजिटिव, तो Fe6 4 नेगेटिव। ऐसे सिस प्लेटिनम PTN, एक नेशनल रीजन K2HgI4। ढेर सारे हैं बच्चों, तुम लोग भी पता नहीं, हम होते हैं तो हम 100 ठैया लिख के आते हैं। तो चलो देखते रहो। कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं। आइसोमेरिज में याद की तो वहाँ तो किए होंगे ना याद। कोई भी लिख दो, जीजस सॉल्ट लिख दो, फेरोसिन लिख दो, डाइवेंजिन क्रोमियम लिख दो, इतने सारे पढ़े, कोई भी लिख दो। कोई भी लिख दो, जिसको जो पसंद आए। ढेर सारे हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, मॉन्फ्रोसिस, मेटल कार्बोनिल, बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट पता होगा, पेंटा कार्बोनिल, आयरन 0, ये लो। हमें कहा, हमें कौन काम, फुर्सत आ गई, हम दिन भर लिखते रहेंगे। हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम 0। अरे हम आपको बता रहे हैं कि ढेर सारे हैं, कोई भी लिख लो आप। सिस प्लेटिन PTN3/Cl2, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, विल्किंसन कैटालिस्ट, कितने तो बताए हैं हमने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दो। वैसे अब हम यहाँ इतने लिख रहे हैं, बाकी आप अपने मन से लिख लेना। इतने सारे नहीं लिखने एग्जाम में, आपको 2-3-4 ठो बस बहुत है। चलो जल्दी याद करो, हो गया ये वाला भी।
हो गया अच्छे से सुनाइए। All the D block elements forms coordination compounds by accepting lone pair of electrons that is donated by ligands. Reasons for making कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। reasons for complex formation by D block elements are small in size, high nuclear charge, vacant d orbital और इसका एग्जांपल सुना देंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन Variable oxidation state plus one plus eight। बन जाएगा पता। 2-3 प्रॉपर्टी तो हर बार ही आती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, कोई ना कोई तो 2-3 तो हर बार आती है आपकी। चलो सुनाओ मुदित। हाँ चलो तुम जब तक अपना गला साफ कर लो, सुनाओ आयांश। आयांश यहाँ बैठो, मुदित के आगे, मुदित के आगे बैठो आयांश। हाँ मुदित के आगे बैठो, जो कहा उतना सुनो, दिमाग नहीं लगाना है। सुनाइए अब। चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सुनाओ। अभी याद कराई थी ना, सुनाओ। मैंने कहा था ना याद तुरंत करना है। सुनाओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सुनाओ। नहीं सुनाने तो अभी समय तो दिया था याद करने का, तो यही तो पीछे बैठे हुए आराम से बिल्कुल सब कच्छू भी रहा हुआ है, पढ़ाई नहीं रुकने। सर्दी जुकाम बुखार रहो आंदो, दवाई लो, इलाज कराओ, सही हो जाएगी। चलो नेहा सुनाओ यही वाला। एग्जाम्पल। ठीक, चलो सुनाओ सौम्या। Most of the developed element form complex compound by accepting electron pair donating by ligands. Reason small size, vacant d orbital. Presence of vacant d orbital, small size और high nuclear charge. ठीक है, चलो मान्या सुनो। Most of the D block elements form complex by accepting electron pairs donating by ligands. Reasons for formation of complex: presence of vacant d orbital, small size, high nuclear charge और variable oxidation state plus one. ठीक, चलिए बच्चों देखो, पहले अभी लिखना नहीं, हेडिंग हम डलवा देंगे। इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक समझो पहले। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब क्या है? स्टोइक्योमेट्री
जैसे NaCl है, इसकी स्टोइकियोमेट्री फिक्स है 1:1, एक Na एक Cl। वाटर, इसकी स्टोइकियोमेट्री फिक्स है 2:1। CH4 मीथेन, स्टोइकियोमेट्री फिक्स है 1:4। जे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कंपाउंड है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही है। कभी भी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्लास 11 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर 2 मास हाइड्रोजन का और 16 मास ऑक्सीजन का कभी भी मिलेगा तो वो वाटर ही बनेगा। या हम एलिमेंट का रेशियो ले लें तो 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, फिक्स है। दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं आपके। 216 कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ये मास का रेशियो लिखा है हमने, वो एलिमेंट का रेशियो लिखा मास था। तो 1 होता है, 1.008। तो 1 नॉर्मली 1 मानते हैं ना हाइड्रोजन का, 1.00 वैसे नहीं लिखते अपन, हाइड्रोजन का 1 ही लेते हैं। हाँ, एक ही होता है मास। हाँ मतलब जो आपने बोला वो सही है, लेकिन 1 ही लेते हैं अपन। तो 1 का 1 तो 2 का, 1 ऑक्सीजन का 16 तो 16, ठीक है। अब देखो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये हमने आयरन का क्रिस्टल बनाया, ये आयरन का क्रिस्टल है, ठीक है। ये आयरन के एटम अरेंज है, आयरन 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 आयरन। देखिए आप किसी भी सॉलिड की कितनी भी क्लोज पैकिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस उसमें खाली रह ही जाएगा। इससे क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती इसकी। इन्हीं स्पेस को बोलते हैं वाइड्स या इंटरस्टिशियल साइड। इन्हीं खाली स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। आप और इस स्पेस को कम कर सकते हो। मेटल को गर्म करो, पीटो, तो जैसे जैसे आप मेटल को पीटते हो उसका वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ती है ना। सबसे हाई डेंसिटी के जो मटेरियल लगे होते हैं मेटल्स के, वो आपके जो बड़े बड़े ट्रैक्स होते हैं, जो उनके इंजन्स बने होते हैं, जो रोटेटिंग आपका जो उसका सॉकेट बना होता है, वो हाई डेंसिटी का बनाया जाता है। खूब पीटा जाता है, गर्म कर करके बड़ी बड़ी मशीनों से पीटा जाता है। शुरू में इतना बड़ा होगा, लास्ट में पीट पीट के इतना कर देंगे, डेंसिटी भयंकर बढ़ा देंगे। तो देखिए ये है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। और ये जो खाली जगह है, खाली जगह वैकेंट स्पेस, कितना भी क्लोज आप मेटल को पैक कर लो या कितना भी क्लोज आप सॉलिड को पैक कर लो, कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस रह ही जाता है। इसी वैकेंट स्पेस को बोलते हैं वाइड्स या इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। अब अगर ये जो इंटरस्टिशियल साइड है या जो वाइड है, अगर आप किसी एलिमेंट की प्रेजेंस में मेटल को गर्म करोगे, जैसे मान लो हम मेटल को जब गर्म कर रहे हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर रखा हमने हाइड्रोजन का, या हमने वहाँ एटमॉस्फेयर रखा नाइट्रोजन का, या हमने वहाँ कार्बन डाल दिया आयरन के ऊपर, या कुछ भी डाल दिया, तो ये कहाँ जाते हैं, इन्हीं खाली जगह में जाके फंसते हैं। इन्हीं खाली जगह पे जाके फंसते हैं आपके यहाँ पर, एक खाली जगह पे ऐसे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने वैकेंट स्पेस में छोटे छोटे एटम को ट्रैप कर पाता है, बड़े बड़े एटम को ट्रैप नहीं कर पाता है। छोटे छोटे एटम को ट्रैप करके जो कंपाउंड बनाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ट्रैप करता है, फंसाता है। और इन कंपाउंड का कोई रेशियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आयरन के साथ इतना कार्बन अटैच होगा, कोई रेशियो नहीं है इनका। वैसे आप ये लिख सकते हो कि आयरन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, कोई यहाँ पर कोई रेशियो नहीं है। बस एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe3H, तो यहाँ नो रेशियो, यहाँ 3:1 नहीं है आपका, कि आप बस एक फॉर्मूला दिया गया है कि Fe3H एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है आपका, तो यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। यहाँ आयरन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है आपका यहाँ पर। ये तो आयरन के छोटे छोटे स्पेस में जाके फंस गए हैं, तो यहाँ इनका कोई रेशियो नहीं है। जैसे कि फॉर्मूले में रेशियो है, FeCl2 में फिक्स रेशियो है 1:2, आयरन का 1 Cl का 2 फिक्स है, लेकिन इन कंपाउंड में इनका कोई रेशियो नहीं है। तो जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने इंटरस्टिशियल साइड पे छोटे छोटे एटम को फंसा लेते हैं,
तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर। इन कंपाउंड की खास बात है, ये मेटल से भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। रीजन, जो स्पेस था उसको भी इनने क्या कर लिया, कवर, तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई इनकी। तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ये मेटल से हार्ड भी ज़्यादा होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ऐसा नहीं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गए, इनमें नॉन मेटल आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल अपना नेचर रखेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इनको इनर्ट माना गया है, ये केमिकली इनर्ट है। इस पूरा ये जाल रहता है, फिर जैसे इसने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन है, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने निकाले 2 तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रोटेट करता रहता है पूरे में। अब इन ऐसा थोड़ी कोई साइज है, वो तो चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी तो हर जगह है। ये इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है ये, क्योंकि जो थोड़ा बहुत स्पेस भी था वो भी क्या है, अब जा चुका है आपका। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने खाली स्पेस में क्रिस्टल के छोटे छोटे एटम को ट्रैप करके जब एक बिना रेशियो का कंपाउंड बनाते हैं, उन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी मेटल से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर होते हैं मेटल के ही जैसे, और केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। लिखिए, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग डाल पाए थे, लिखो, इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स formation by D block elements, आज तुम लोगों को छुट्टी ना दे भी, क्या कछु हो जाए, आज इतनी बुड़की मन है, तो उनको पतंग न उड़ान देवी, कच्छ न उड़ान देवी, लड्डू हम खिला भी ना। इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आधे लोग तो घूमने का विचार बनाए हुए, सब फेल कर देंगे आज, सब विफल कर देंगे। चलिए लिखिए, जो आपको समझाया वही लिख रहा है। लिखिए, मोस्ट ऑफ द लिखते लिखते याद करो, हम पूछेंगे अभी तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स अब ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर्म इंटरस्टिशियल